हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हेलो। यस, तो आज शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज, आई डोंट नो व्हाई। मेरे पास सिर्फ इतना है, मैम 11 बजे आप क्लास ले लोगे। मैं, आप सब जानते हो कि 11 बजे क्लास लेने की मेरी कंडीशन थोड़ी नहीं होती है, बट आई सेड ओके। तो मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहती हूँ क्लास शुरू करने से पहले कि वासु अभी जग रहा है ना। और वो अभी तक सोया नहीं है, तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा दिक्कतें बीच बीच में आ जाएं। हालांकि कोशिश की है मैंने उसको इंगेज करने की, पर 12:30-1 उसका सोने वाला टाइम होता है, चिड़चिड़ा सकता है। तो जब तक वो इंगेज है तब तक हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं। यस, लास्ट में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था दो चीजें, जिसमें हमने बात की थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताओं की। और उसके बाद बेटा हम लोगों ने बात की थी गैसों का विनिमय। ठीक है, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 4 आपके आयतन थे, एक था आपका ज्वारीय आयतन। कल का सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो प्लीज, एक बार थम्स अप कर दो। तो मैम वासु स्कूल नहीं जाता है भाई, कल 19 अगस्त थी, कल वो 2.5 साल का हुआ है, तो इतनी जल्दी उसको स्कूल कैसे भेज दूं? मतलब आई नो भेज देना चाहिए, आजकल प्ले स्कूल्स वगैरह हैं तो, पर मुझे लगता है कि बेचारे को अभी 3 महीने बाद वैसे भी जाना ही है ना। और स्कूल जब तक नहीं जाए तब तक अच्छा है, क्योंकि एक बार जाना शुरू कर दिया तो 17-18 साल तक उसने जाना ही है। तो इसलिए थोड़ा बेटा मैं अभी बच रही हूँ उसको स्कूल भेजने से, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को झेलने में भारी नहीं लगता है। 7 बजे तक मैं उसको झेल लेती हूँ। शाम के 7 बजे ऐसा होता है कि या तो मैं उसे मार वार देती, नहीं तो वो मुझे मार वार देता है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को 7 बजे तक देख के इतना ऊब चुके होते हैं कि बस फॉर अ चेंज। तो जल्दी से, ज्वारीय आयतन होता है बेटा आपका सामान्य अंतःश्वसन निश्वसन के दौरान आप जो वायु की मात्रा अंदर बाहर करते हो, 500 ml। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, सामान्य के अलावा आप बलपूर्वक श्वसन में वायु की मैक्सिमम कितनी मात्रा अंदर ले सकते हो, 2500 से 3000 ml। निश्वसन सुरक्षित आयतन, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें क्या होता है बेटा, सामान्य निश्वसन के दौरान 500 ml के अलावा आप मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हो, ये होता है बेटा आपका 1000 से 1100 ml। और सब कुछ बलपूर्वक निकालने के बाद भी कुछ वायु की मात्रा हमेशा आपके फेफड़ों में रह जाती है, जिसको बेटा हम अवशेषीय आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी कहते हैं, और ये होती है आपकी 1100 से 1200 ml। ये 4 बेटा आपके वॉल्यूम्स थे। अब इन्हीं वॉल्यूम्स को आज मैं ना आपको एक फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट बोल रही हूँ, एक ग्राफ के फॉर्म में भी बना करके बता देती हूँ। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने ये ग्राफ कहीं देखा हो, कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेटा आपकी वायु की सामान्य मात्रा, 500 ml अंदर, 500 ml बाहर, 500 ml अंदर, 500 ml बाहर, 500 ml अंदर, 500 ml बाहर। ठीक है, ये हो गई बेटा वायु की सामान्य मात्रा जो आप अंदर या बाहर करते हैं, सामान्य अंतःश्वसन या सामान्य निश्वसन के दौरान। ठीक है, 500 ml हम अंदर लेते हैं, 500 ml बाहर निकालते हैं, ये हो गया बेटा आपका टीबी। ठीक है, 500 ml अंदर, 500 ml बाहर, 500 ml अंदर, 500 ml बाहर, ये होता है बेटा आपका ज्वारीय आयतन। लेकिन हम बलपूर्वक कितना अंदर ले सकते हैं वायु, उसको बेटा हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके और IRV बना देती हूँ आपका। बलपूर्वक बेटा वायु की जो मात्रा हम अंदर ले सकते हैं 500 ml के अलावा, इसको हम बोलते हैं क्या, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। ठीक है, आधे पेज में आ जाएगा आर्यन, बिल्कुल आ जाएगा। बलपूर्वक हम सामान्य निश्वसन के अलावा कितनी वायु की मात्रा बाहर निकाल सकते हैं बेटा, तो सामान्य निश्वसन के अलावा हम वायु की जो मात्रा बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं निश्वसन सुरक्षित आयतन, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सब कुछ निकालने के बाद भी बेटा कुछ वायु की मात्रा हमेशा आपके फेफड़ों में रह जाती है, और उस बची हुई वायु की मात्रा को बेटा हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये जो है बेटा, ये है आपका आरवी। आरवी यानी कि अवशेषी आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आरवी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टीवी। 500 ml अंदर ले सकते हो, 500 ml बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका टीवी। अब आप मैक्सिमम इस टीवी के अलावा आप और कितना अंदर ले सकते हो बेटा, तो ये हो गया आपका आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 500 ml के अलावा मैं 2500 से 3000 ml और अंदर ले सकती हूँ। ठीक है, 500 ml के अलावा मैं 1000 से 1100 और बाहर निकाल सकती हूँ, इसको मैं बोलूंगी ईआरवी। तो ईआरवी कितना है बेटा अपना, 1000 से 1100 ml। ठीक है, बचा हुआ कितना है बेटा, जो हमेशा आपके फेफड़ों में बचता है, ये है आपका 1100 से 1200 ml। ठीक है, आप चाहें तो बना सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। टीवी कितना होता है बेटा आपका 500 ml। आप बलपूर्वक कितना अंदर ले सकते हो टीवी के अलावा, 2500 से 3000 ml। तो ये 4 हो गए बेटा आपके आयतन। अब क्षमताएं क्या होती हैं बेटा, क्षमताएं आयतनों का जोड़ होता है। 2 या 2 से अधिक आयतन के जोड़ को, 2 या 2 से अधिक आयतन के जोड़ को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, श्वसन संबंधी क्षमता बोलते हैं। अब ये जो बेटा आयतनों का जोड़ है, इसको अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये टीवी प्लस ये ईआरवी। तो टीवी प्लस ईआरवी क्या होता है बेटा, टीवी प्लस ईआरवी होता है आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, निश्वसन क्षमता। इसी तरीके से टीवी प्लस आईआरवी क्या होता है बेटा आपका, टीवी प्लस आईआरवी होता है आपका अंतः श्वसन क्षमता, जिसको हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, आप इन चारों को अगर जोड़ लें तो ये हो जाता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये चारों आयतनों को जोड़ दो तो आपके फेफड़ों की कुल क्षमता निकल आती है। ठीक है, अगर केवल मैं इन तीनों को जोड़ूं, आपका आईआरवी प्लस टीवी प्लस आरवी, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वाइटल कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, मच्छर मंडरा रहा है एक आसपास। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक हमने देखा था आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये होता है आपका यहां से यहां तक, ये एफ आर सी इक्वल्स टू ई आर वी प्लस आर वी। समझ में आया कि नहीं मैम, इस ग्राफ को बनाना है बेटा, बना सकते हो। ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बना लोगे तो भी कोई ऐसा पाप नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इससे हमारा रिवीजन भी हो गया। इसके बाद बेटा हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था आपका गैसों का विनिमय। हमने देखा था कि गैसों का विनिमय आपके शरीर में 2 जगह पे होता है। पहला और प्राइमरी जो स्थल होता है गैसों के विनिमय का, जो प्राथमिक स्थल होता है, वो होता है आपका कूपिका और रक्तवाहिनियों के बीच में। दूसरा जो स्थल होता है बेटा, वो होता है आपका रक्तवाहिनी और ऊतकों के बीच में। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था, ये जो गैसों का विनिमय हो रहा है, ये एक गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है बेटा, ये किस आधार पर जा रही है, ये जा रही है आपके सांद्रता प्रवणता के आधार पर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस के आधार पर, प्रेशर डिफरेंस के आधार पर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस गैस की सांद्रता जिस तरफ ज्यादा होगी, वो अपने अधिक से कम सांद्रता की तरफ गति कर जाएगा, यही हमने बताया था। मैम बोर्ड के नीचे वाली लाइट बंद कर दो, बेटा आप लोग कहते हो बंद कर दो, लेकिन वहां से बोलते हैं कि मैडम बंद, इसको ऑन करो, तो इसलिए मुझे ऑन करनी पड़ती है। ठीक है ना, मैं ये कर सकती हूँ कि उसके आगे मैं कुछ पेपर वेपर लगा सकती हूँ, सो दैट उतना रिफ्लेक्शन ना आए, रिफ्लेक्शन का अमाउंट थोड़ा कम हो जाए। दिस आई कैन डू। इसका एक अम्ब्रेला भी था ना, वेयर इज दैट अम्ब्रेला, शू बॉक्स लाइट का अम्ब्रेला था तो यहीं पर, कहाँ, ओ आई गॉट इट, नो यस आई गॉट, आई गॉट दी अम्ब्रेला। अरे लॉक हो जाए भाई, हो गया। ठीक है, ये शू बॉक्स लाइट का अम्ब्रेला है, ये लगा देती हूँ मैं, इससे उतनी नहीं आएगी जितनी अभी आ रही है मेरे हिसाब से। इधर आइए आप,
और ये लगाइए आप। कुछ कम हुई, मतलब रिफ्लेक्शन कुछ कम हुआ? हाँ जी, कुछ बेटर लग रहा है पहले से? टीवी 2 बार लिख दिया है, सही तो लिखा है बेटा। 500 ml अंदर लेते हो, 500 ml बाहर निकालते हो, दोनों ही टीवी है। अभी बेटर हुआ कुछ? हाँ, अरे गरिमा, हाँ जी। नहीं, ये वासु के लिए नहीं है, ये इसी के लिए आया था, मतलब ये स्टूडियो सेटअप के साथ आया था। हाँ, अम्ब्रेला से पूरा ढक गया। मैं क्लियर दिख रही हूँ ना, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन अब नहीं आ रहा है ना, यही तो चाहिए। और जीने को क्या चाहिए, नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। गैसों का विनिमय कल हमने देख लिया था। गैसों का विनिमय एक वो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का कल मैं नहीं समझा पाई थी, अब उसको मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैसों का परिवहन। ठीक है, तो कल हमने एक और एनसीईआरटी में डायग्राम देखा था। आई यूज पिंक कलर एंड ब्लू कलर ऑल्सो। ये हृदय का एक कोष्ठ है, ये दूसरा कोष्ठ है। ठीक है, वहीं हमारा हृदय 4 कोष्ठी होता है ना, तो ये तीसरा कोष्ठ, चौथा कोष्ठ, 4 कोष्ठी हृदय हो गया। और ये चारों कोष्ठ के बेटा कुछ नाम होते हैं, गुमनाम तो है नहीं ये। तो सबसे पहला हो गया बेटा आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जिसको इनके फुल फॉर्म पता है वेल एंड गुड है, जिसको नहीं पता है बिल्कुल ऐसे आत्महत्या करने की नहीं सोचना है अभी आपको, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी हृदय को डिटेल में। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं बेटा। यहां पर आपके हो गए फेफड़े, दूसरी तरफ आपके हो गए ये हो गए बेटा लंग्स, जिनको हम बोलेंगे फेफड़े। ठीक है ना, तो यहां पर हो गए आपके फेफड़े, लंग्स। अब होता क्या है बेटा, देखो यहां पर आपके हृदय में बेटा पूरे शरीर से वी ऑक्सीजनित रक्त आता है। डायग्राम बिल्कुल बनाना है, लेकिन पहले मुझे बनाने देना, वरना तुम लोग बना नहीं पाओगे। और आपके हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त जाता है, सबको पता ही है, जग जाहिर बात है, खबर छप चुकी है अखबार में। ठीक है, चलिए, तो होता क्या है, थोड़ा इसको हम और लाइट कर लेते हैं। आपके हृदय से पूरे शरीर में वी ऑक्सीजनित जाता है रक्त, और किसकी मदद से जाता है बेटा? ये जाता है महाधमनी की मदद से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, ये एओर्टा की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और पूरे अंग तक आपके लेकर के जाती हैं ऑक्सीजनित रक्त को। ठीक है, यहां पर गैसों का विनिमय हो जाता है, ऑक्सीजन अंग ले लेते हैं, बदले में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो होता है वो आता है बेटा आपके अंगों से आपके हृदय में। ठीक है, और कौन लेकर के आता है बेटा? ये रक्त लेकर के आती हैं आपकी महाशिराएं। ठीक है, कौन लेकर के आती हैं? आपकी वेना कावा या महाशिरा। बड़ी बड़ी शिराओं को हम महाशिरा कहते हैं। ठीक है, अरे यार बस करो प्लीज, मेरे को पढ़ाने दो, है ना, तारीफ तुम बाद में कर लेना पढ़ ले हम। ठीक है मैम, आपके हेयर्स नकली हैं, हाँ कह सकते हो, खींच के दिखाऊंगे, दर्द हो रहा है यार। चलिए, अब यहां से ये वी ऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है बेटा? आपके राइट वेंट्रिकल आरवी, आरवी से निकल के बेटा ये जाएगा आपके फेफड़ों में। ठीक है, और कौन लेकर के जाएगा? ये हो गई बेटा आपकी फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय मतलब फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों की तरफ ही लेकर के जाएगी, तो फुफ्फुसीय धमनी हृदय से दूर जा रही है। ठीक है और आपके
फेफड़ों से ये रक्त ऑक्सीजनित होने के बाद आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। कौन लेकर के आता है बेटा? लेकर के आती है आपकी फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा। डायग्राम सबको क्लियर है? अब आप बना सकते हो। डायग्राम सबको क्लियर है? यस। हृदय जिसके 4 चैम्बर्स हैं, 4 कोष्ठ हैं, किस तरीके से आपका हृदय से ऑक्सीजनित रक्त सारे अंगों में जा रहा है। अंगों में बेटा गैसों का विनिमय हो रहा है और ये रक्त बेटा वापस से वी ऑक्सीजनित होकर के कहाँ आ रहा है आपके? कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? हृदय में। हृदय के आलिंद में आ रहा है। अभी आलिंद निलय छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना देखो। फिर ये बेटा वी ऑक्सीजनित ही कहाँ जा रहा है? आपके फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजनित होकर के वापस आएगा आपके हृदय में। ठीक है। अब हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो आंशिक दाब होता है वायुमंडल में, वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है भाई साहब? 159। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? 0.3। ठीक है। ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम है, तो ऑक्सीजन अपनी अधिक सांद्रता से अंदर आएगा। मतलब कहां से कहां आएगा? वायुमंडल से फेफड़ों में आएगा। फेफड़ों की कूपिका में बेटा ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है बेटा आपका? 104। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है आपका? 40। ऐसा ही था। ठीक है। ये जो फुफ्फुसीय शिरा है बेटा ये ऑक्सीजनित है। ऑक्सीजनित है तो इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 95। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? 40। ठीक है। यही ऑक्सीजनित रक्त आपके हृदय में आया, यही बेटा महाधमनी की मदद से आपके अंगों या ऊतकों तक पहुंच गया। आप इसको चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, अंग और ऊतक को आप ऐसे दिखा दो। ठीक है, अंग या ऊतक। ठीक है। यहां पर बेटा हम केशिकाओं का जाल भी दिखा सकते हैं, व्हाइट कलर से दिखा देती हूं मैं। ठीक है। यहां पर बेटा ये जो ऑक्सीजनित रक्त आ रहा है इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 95। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? मात्र 40। ऊतक के अंदर हमने कल देखा था कि ऊतक के अंदर क्या है? आपका वायवीय श्वसन हो रहा है या कोशिकीय श्वसन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? कम है, 40। यूज हो रहा है ना ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? 45। ऑक्सीजन इसमें है 95। तो ऑक्सीजन कहां से कहां गति करेगी बेटा? ऑक्सीजन गति करेगी आपके इस रक्त से ऊतक की तरफ। बदले में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहां गति करेगी? आपके ऊतक से रक्त की तरफ। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला बेटा जो रक्त है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के रक्त कहां पहुंच जाएगा? आपके हृदय में। ठीक है। हृदय से बेटा ये वी ऑक्सीजनित रक्त है और वी ऑक्सीजनित रक्त में आपको पता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, हाँ या नहीं? वी ऑक्सीजनित रक्त है मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कितना होता है? 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है यहाँ पे बेटा? 45। ये रक्त कहाँ पहुंच गया आपका? हृदय में। हृदय से बेटा ये वी ऑक्सीजनित रक्त ही आगे की तरफ जाता है निकल करके आपके फेफड़ों में, और यहाँ पर भी बेटा वी ऑक्सीजनित रक्त जा रहा है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 40। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? 45। यहाँ पर भी गैसों का विनिमय होगा और रक्त बेटा ऑक्सीजनित होकर के आ जाएगा। कॉपी को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं, देख सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है। चलो सिट हियर, टेक दिस, टेक दिस। Also there's a mosquito. Take this. बना लीजिए जल्दी से। हाँ जी, गिव मी रिमोट। मेक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन्स।
डन, बन गया, क्लियर, समझ में भी आ गया ना। हमने कल टेबल पढ़ा था इसका, याद करिए, एनसीईआरटी में कल हमने टेबल देखा था, है ना। मैं वो वाला, ये मच्छर कहाँ से आ रहा है, हाँ बड़ा मच्छर है, रैकेट लाना पड़ेगा। चलिए, ये ऑक्सीजन है, इसको पिंक कलर से दिखा देती हूँ ना। ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा आपके अंगों में, ठीक है, क्लियर है ना। कल एनसीईआरटी में वो जो टेबल था, हमने जो जाते जाते देखा था, उसमें यही तो लिखा था, पार्शियल प्रेशर किसका कहाँ पर कितना है, ठीक है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, क्योंकि बाहर की तुलना में आपके फेफड़ों में इस तरीके का डिफरेंस बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आज हम बात करेंगे, हेडिंग डालिएगा, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। अब हमारे शरीर में बेटा दो गैसों का परिवहन होता है, कौन कौन सी वो दो गैसें हैं बेटा। सबसे पहला परिवहन होता है आपका ऑक्सीजन का, और दूसरा बेटा जो परिवहन होता है वो होता है आपके कार्बन डाई ऑक्साइड का। अब ये जो बेटा परिवहन होता है, ये कुछ रूपों में होता है। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन बेटा, 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से जुड़कर होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहीं केवल 3% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में परिवहित होती है, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें बेटा, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में परिवहित होती है। लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और इस रूप में आपकी बॉडी में परिवहित होती है। और लगभग 7% बेटा प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका नीट का क्वेश्चन इसी फ्लो चार्ट से आ जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना % ऑक्सीजन या कितना % कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में परिवहित होता है। पहला क्वेश्चन तो बेटा आपका यहां से बन जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है बॉडी में, कितना % होता है। हाँ जी, धन्यवाद आहाद। कितनी बार एक ही चीज बताओगे बेटा, कुछ नया बताओ। हाँ जी, हो जाए तो बता देना। मच्छर भी डॉक्टर बनने आ गया। हाँ जी, eat your dates. Yesterday you were asking for biscuits, now you are not eating. रुद्र प्रताप बोल रहे हैं कि आपके उम्मीद के लेक्चर से सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं क्या। तो रुद्र प्रताप बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं तो आप माइंड मैप सीरीज से बनाइए, उम्मीद से मत बनाइए,
ठीक है। एक माइंड मैप नाम की सीरीज भी पड़ी हुई है, लास्ट ईयर ही आई थी, है ना, अक्टूबर से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर जनवरी के बीच में मैंने करवाया था। आप वहां से बनाइए बेटा, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप माइंड मैप सीरीज से बना सकते हैं, उम्मीद से क्यों बनाना है, ठीक है। क्योंकि माइंड मैप में क्या सारी चीजों को समराइज करके लिखा है। उम्मीद में बहुत सारी चीजें छूट भी चुकी हो, मतलब हो सकता है कुछ छूट जाए, क्योंकि एंड टाइम पे लाइव में उतना पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, अगर रिकॉर्डेड है तो हम सब चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ गुनगुन, आगे बढ़े। हेडिंग डालिएगा ऑक्सीजन का परिवहन। एक मिनट, ये अच्छा गया, एक मिनट रुकना यार। तो ऑक्सीजन का, गैसों का परिवहन एनसीईआरटी बोलती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन माध्यम रक्त होता है, रक्त के माध्यम से परिवहित होते हैं। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन बेटा आरबीसी में उपस्थित कणिकाओं के द्वारा होता है, और लगभग 3% जो बची हुई है वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो लगभग 20 से 25% जो होती है वो आरबीसी के द्वारा परिवहित होती हैं, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती हैं, और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। रागिनी, मैं बेटा ऐसे रुक तो नहीं सकती किसी की बात सुनने के लिए, रैंडमली अगर मुझे किसी का कमेंट ऐसा दिख जाता है तो बेटा मैं देख सकती हूँ। आईना बोल रही मैम 20 से 25% आरबीसी से नहीं होता क्या कार्बन डाइऑक्साइड का? बेटा ये जो 20 से 25 है इसी को मैंने 23% लिख दिया है, ठीक है ना भूपेंद्र, मतलब डेली तो नहीं लगती है ऐसा, ठीक है। तो ये जो मैंने 23% लिखा है बेटा, ये 20 से 25% आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है, वही है, ठीक है। एनसीईआरटी इसको 20 से 25% लिखती है, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा ऑक्सीजन का परिवहन, और थोड़ा सा ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे आते हैं और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का परिवहन बेटा हमने भी देखा कि 97% ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा होता है, ठीक है। अब आरबीसी द्वारा होता है का क्या मतलब है बेटा? हम सबको पता है बेटा कि आरबीसी का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होता है इसका मतलब? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ये हो गई आपकी लाल रुधिर कणिकाएं। और ये जो बेटा लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये लाल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, और इसको हम बोल देंगे एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक पाया जाता है। लाल रंग का आयरन कंटेनिंग, है ना, लौह युक्त वर्णक पाया जाता है, और इस वर्णक का नाम है बेटा हीमोग्लोबिन। इसीलिए बेटा ये लाल रंग की देखने को मिलती हैं। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में HB लिख देते हैं, पहले मैं पूरा लिख देती हूँ फिर शॉर्ट लिख देती हूँ। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में HB लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? माइंड मैप कहाँ मिलेगा? दीपशिका बोल रही है बेटा माइंड मैप आपका यूट्यूब पे ही पड़ा है, अपना जो नीट वाला हिंदी माध्यम जो अपना चैनल है उसी पर माइंड मैप पड़ा हुआ है, ओके, ठीक है ना। तो अब ये हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन में 4 रिंग्स पाई जाती हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में बेटा जो 4 रिंग्स पाई जाती हैं, इनमें आप ऐसे समझो, पहले हीमोग्लोबिन के अंदर एक होता है हीम वर्णक, एक होता है इसमें हीम वर्णक, और इसी हीम वर्णक में फेरस आयन प्रेजेंट होता है, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। वहीं इसका बेटा एक प्रोटीन भाग होता है, इसमें प्रोटीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कितनी? 4 प्रोटीन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिनको हम ग्लोबिन के नाम से जानते हैं या ग्लोबिन श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो 4 इसमें ग्लोबिन की चेन्स हैं, ये 4 ग्लोबिन की चेन्स से ही बेटा आपका, मतलब आपका ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe2 पॉजिटिव से बेटा आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसी संरचना बना करके बता देती हूँ,
ठीक है, ये 4 इसमें पायरोल रिंग्स पाई जाती हैं जिनके अंदर Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई होती है बेटा आपकी ये ग्लोबिन चेन। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपका जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये जो 4 प्रोटीन श्रृंखलाएं हैं बेटा इसमें 2 अल्फा श्रृंखला या 2 अल्फा ग्लोबिन श्रृंखलाएं और 2 बीटा ग्लोबिन श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये बेटा आपका आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी संरचना होती है। ठीक है, मैंने बोला इसके अंदर हीम के अंदर Fe2 पॉजिटिव है। कितने Fe2 पॉजिटिव है? 4। और ये चारों Fe2 पॉजिटिव बेटा एक एक ऑक्सीजन के अणु से बाइंड करते हैं, एक एक ऑक्सीजन के अणु से बाइंड करते हैं। तो आप ये समझ लो कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 मॉलिक्यूल से जुड़ता है। और ये जो 4 O2 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये 4 O2 मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ठीक है, ये 4 O2 मॉलिक्यूल्स का हीमोग्लोबिन से जो जुड़ना होता है बेटा, इनका जुड़ना रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा और क्या बना लेगा? 1 मिनट रुक जाना बेटा। यस, तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है बेटा, ये रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है। रिवर्सिबल मैनर मतलब जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तो ये HbO2 टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर देगा। ठीक है, Hb और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और दोनों टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब ये जुड़ते भी हैं जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, और ये टूट भी जाते हैं जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। समझे या नहीं? ये ऐसा ही ना, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये लिख लो अभी ऐसे, आगे मैं पॉइंट में भी लिखा दूंगी। हाँ जी, डन। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ नोट नहीं करना है ना, समझना भी है। यस, सबको? चलो, अब इसी चीज को बेटा हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा अब इसको। ऐसा मैंने सब लिखा दिया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को सुकून मिलना चाहिए। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन करता है, या 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ता है, आप लिख लो, है ना।
4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बेटा अगला पॉइंट लिखिएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। क्या बनाना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल प्रक्रिया है। ठीक है, यहीं पर बेटा लिखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार बना के लिखिएगा कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना किस पर निर्भर करता है? प्राथमिक रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना जनरली किस पर निर्भर करेगा या प्राइमरीली किस पर निर्भर करेगा? ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। इसका मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन आकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, अगर ऑक्सीजन का दाब कम होगा या आंशिक दाब कम होगा तो कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। ये वाली चीज समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सीजन का दाब आंशिक दाब कम तो कम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, कम मात्रा में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन अन्य कारक भी ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से जुड़ने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन सांद्रता, पीएच, ताप आदि। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना मेनली तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, लेकिन और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बॉन्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझे या नहीं? हाँ, राइट। कुछ अतिरिक्त ज्ञान हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे ज्ञान के बादल फाड़ेंगे। ज्ञान के बादल फट रहे हैं भाई साहब, झेल लेना, झेल पाओ तो, नहीं झेल पाओ तो बह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा है बेटा कि आपके 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन सामान्यतः पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली या जनरली 100 ml ब्लड जो होता है वो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है। झेल लेंगे, ठीक है। अंबुजा सीमेंट हम ऑन एन एवरेज इसको 15 ग्राम बोल सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं ऑन एन एवरेज, औसतन हम ऐसे लिख सकते हैं, औसतन जो 100 ml रक्त है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं। 2,3 DPG भी होता है, बताएंगे दिव्या, आगे बताएंगे, वो एडिशनल है इसलिए वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। आप सब अपना ब्लड टेस्ट करवा चुके होंगे जिंदगी में कभी ना कभी, ठीक है, तो उसमें आपने हीमोग्लोबिन काउंट देखा होगा। तो हीमोग्लोबिन काउंट हमेशा ऐसे लिखा रहता है, कैसा? 12 ग्राम %।
ऐसे ही लिखा होता है ना, 14 ग्राम%, 13 ग्राम%, 8 ग्राम%। हीमोग्लोबिन आपका फीमेल्स में 12 से 14 होता है सामान्यतः, मेल्स में 14 से 16 होता है, और ये फीमेल्स में थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर महीने होती है, ठीक है ना। 12, 13, 14 इज ओके, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम% से कम है तो वो रिस्क वाली बात है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो गैसों का परिवहन भी कम होगा, गैसों का परिवहन कम होगा तो आपकी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ऊर्जा नहीं बना पाएंगे जितनी बनानी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है उन लोगों को ज्यादातर थकान रहती है ना। अब आधे लोग इससे रिलेट करने लग जाएंगे, अरे मैडम आज ही मैं अपना हीमोग्लोबिन चेक कराऊंगा, है ना, क्योंकि उन लोगों को उनकी कार्य करने की क्षमता सामान्य से थोड़ी कम होती है, ठीक है। हमेशा उन्हें थकान सी फील होती रहती है, बहुत जल्दी उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं, मैं सो जाऊं, दिन भर नींद आती रहती है। अब मैडम नींद तो हमें भी आती है, बहुत आती है, तो आज ही हम अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं क्या? देखो बहुत सारे कारण है नींद के, लेकिन एक कारण ये भी है, अगर आपकी बॉडी में अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है बेटा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊतकों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं ना, 97%। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बेटा तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्स जो ऊर्जा बनाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करके, वो उन्हें नहीं बना पाएंगे उतनी, तो आपको थकान रहेगी, आपको हमेशा ढीला ढीला लगेगा, आपको लगेगा बस सो जाऊं, कार्य करने की क्षमता आपकी सामान्य से काफी कम होगी, ठीक है। तो हम 10 से कम अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो हम उसको अनीमिक कहते हैं, अनीमिक हो आप, ठीक है। और इस कंडीशन में बेटा आपको हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाने पर काम करना चाहिए। इसके लिए कुछ सिरप्स भी आते हैं हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपकी हेल्थ मतलब डाइट बहुत मैटर करती है, आप खाते पीते क्या हो, उन चीजों पर बहुत निर्भर करता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम ऐसा बोलेंगे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करती है। इसके हिसाब से 100 मिलीलीटर रक्त में कितनी ऑक्सीजन होगी बेटा? 15 इंटू 1.34 बोल सकते हैं हम, क्योंकि 100 ml रक्त में अगर 15 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन है और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, तो उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि 100 ml रक्त लगभग आपका 15 इंटू 1.34 जो कि लगभग आता है 220 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो इतना ऑक्सीजन का वहन करता है 100 ml रक्त, 100 ml सर लगभग, ऐसे आप लिख सकते हो 100 ml रक्त लगभग 20 ml ऑक्सीजन का वहन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 ml रक्त जो है वो लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है, ये लिख लो हितेश। 5 ml तो बेटा वो डिलीवर करता है टिश्यूज में। मैम आपकी वजह से मेरा शेड्यूल बिगड़ गया। शिवम मीना भाई मेरी वजह से नहीं बिगड़ा है, ओए मेरी वजह से नहीं बिगड़ा है बेटा, आपकी केमिस्ट्री टीचर की वजह से बिगड़ा है, क्योंकि उन्होंने फोन करवाया है कि मैं उनकी क्लास से लूं, वो 3rd क्लास लेंगे, ठीक है। मैंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे 2nd क्लास चाहिए प्लीज। बायो में भी मैथ बताओ खुशी, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गो आगे बढ़े, ये लिख लो जल्दी से, हो जाए तो बता देना। डन सबका? आगे बढ़े, चलो। तो ये तो हमने देख लिया कि लगभग 100 ml रक्त जो होता है वो 20 ml ऑक्सीजन का वहन करता है, लेकिन सामान्य कार्यकी में या शरीर की सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य शारीरिक परिस्थितियां लिखिए आप, सामान्य परिस्थितियों में,
सामान्य परिस्थिति का मतलब क्या है बेटा? सामान्य परिस्थितियों में, यहाँ पर सामान्य परिस्थिति का मतलब क्या है? जब आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उस समय पर बेटा ये जो बेटा सामान्य परिस्थितियों में 100 ml रक्त केवल 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन ही ऊतकों को या ऊतकों के स्तर पर मुक्त करता है या ऊतकों में मुक्त करता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशंस में ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी तो कर रहा है, पर वो टिश्यूज में केवल और केवल 5 ml ही डिलीवर करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य परिस्थितियों में ये 100 ml ब्लड बेटा ऊतकों में केवल 5 ml ऑक्सीजन ही डिलीवर करता है। बाकी 15 ml का क्या करता है बेटा? ये जो बची हुई 15 ml ऑक्सीजन है ना, जो बची हुई 15 ml ऑक्सीजन है बेटा, ये अपने पास रखता है एक्सरसाइज की कंडीशन में। आप ये बोलो मस्कुलर पेशी व्यायाम के लिए रखता है, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस समय पर बेटा आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। उस टाइम पर बेटा ये बाकी की ऑक्सीजन आपको दे सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ये केवल 5, हम हमेशा एक स्टोर रखते हैं ना, हाँ या नहीं? आप रोजमर्रा का अगर खर्चा कर रहे हो तो आपकी मम्मी के बटुए में या पापा के बैंक में एक मिनिमल अमाउंट हमेशा वो रखेंगे, चाहे कोई भी तीज हो, त्योहार हो। पर पेरेंट्स की आदत होती है कि वो इमरजेंसी के लिए, अब देखो फैमिली इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जनरली हम फैमिली इमरजेंसी में हेल्थ इमरजेंसी को कंसिडर करते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है ना। आपको नहीं पता आपके घर में कब किसकी तबीयत इतनी खराब हो जाए कि अचानक से खूब सारे पैसों की जरूरत पड़े। तो हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार अपने बैंक में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हमेशा एक क्या बोलेंगे डिपॉजिट करके रखता है, ठीक है। और वो कोशिश करता है कि अगर उसने 5 लाख एक अकाउंट में रखे तो कम से कम उन 5 लाख को कभी छूना ना पड़े। ये 5 लाख केवल इमरजेंसी मतलब किसी की फैमिली मेंबर की किसी की हेल्थ पर अगर बात आ गई, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, उस टाइम पे मैं इन पैसों को छूऊंगा। अदरवाइज जो भी सैलरी आ रही है, पापा घर के सारे खर्चे के साथ कभी महीने का 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000, डिपेंड करता है किसकी क्या सैलरी है, उसके हिसाब से बेटा वो सेविंग करते हैं, ठीक है। तो एक सेविंग अमाउंट सबके पास, पापा तो चलो बैंक में रखते हैं, मम्मियां जो कि नौकरी नहीं कर रही हैं बेटा, वो भी घर के किसी एक कोने में 50-60 हजार हमेशा सेव करके रखती हैं, कि उनको नहीं पता मैम आपने कितना रखा, मैंने बहुत रखा है, चल मेरी इमरजेंसी बड़ी होगी कभी अगर होगी तो है ना। तो मम्मी लोग भी जो एक भी पैसा नहीं कमाती, जो कमाती है बेटा वो तो रखती हैं, लेकिन मम्मी लोग भी बेटा जो कुछ नहीं कमाती, उनके भी हमेशा तिजोरी एक घर में किसी एक कोने में बनी हुई होती है, और उस एक कोने में वो अपना कुछ नहीं तो 10-20 हजार तो रखती हैं। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। अब वो इमरजेंसी पापा के लिए भी हो सकती है, कि हो सकता है पापा का नौकरी चली गई, इससे बड़ी इमरजेंसी किसी के लिए क्या हो सकती है ना। प्राइवेट नौकरी वालों को तो हमेशा अपनी कम से कम 6 महीने की तनख्वाह हमेशा अपनी सेविंग में रखनी चाहिए, 6 महीने की तनख्वाह, ठीक है। अगर कोई साल के 10 लाख रुपए कमा रहा है तो कम से कम उसे 5 लाख हमेशा अपनी सेविंग में रखनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगर कभी नौकरी चली गई, प्राइवेट नौकरी में तो किसी का कोई भरोसा नहीं है ना, तो कम से कम 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने तो लग ही जाते नई नौकरी ढूंढने में, तो वो 6 महीने आसानी से कट जाए, ठीक है ना। तो इतना नहीं है मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेनस कंडीशन के लिए ये बचा के रखता है। स्ट्रेनस कंडीशन मतलब बॉडी के अंदर जब भी स्ट्रेस वाली कंडीशन, स्ट्रेस मतलब कभी भी एक्सरसाइज, यार ये क्या लिखेंगे स्ट्रेनस कंडीशन को, 1 मिनट रुक जाना बस, कहाँ है ये,
लिखा ही नहीं है, लिखा ही कौन ही भाई। चलिए, अब आपको एक हेडिंग डालनी है जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ऑक्सीजन dissociation. Yes. From where you got this? Where? सेविंग की बात कर रही थी तो मेरा लड़का पता नहीं कहां से दो दो के सिक्के लेकर के आया, कह रहा प्रिया पैसे रख दो पॉकेट में रख लो अपने रख लिए। बट फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस? मतलब घर में सिक्के विक्के ना मैं इससे बहुत दूर रखती हूँ। रीजन बीइंग यू नेवर नो, बच्चा है छोटा सा, कब मुंह में डाल ले, है ना। हालांकि इसकी आदत नहीं है। फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस, टेल मी फर्स्ट। हालांकि इसकी आदत नहीं है अभी कि ये कुछ भी चीज मुंह में डाले, बट बच्चा है ना, यू नेवर नो क्या करे। तुम इस रूम में आए क्यों? चल बाहर निकल अभी। नहीं, इसको मिले कहाँ से मम्मी ये? चलो डोंट एंटर इन दिस रूम, सिट ऑन सोफा एंड टॉक टू नानी। आई एम सो सॉरी, है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था आज थोड़ा सा क्लास में डिस्ट्रैक्शन रहेगा। देखो मेरी सेविंग ये है 4 रुपए, ये मेरी सेविंग है और देखो उसको मिल गए हैं। वैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हमें सिक्के नहीं मिलते हैं, एक का सिक्का अक्सर नहीं मिलता है। आजकल मार्केट में भी एक का सिक्का नहीं मिलता है ना, कहीं ऐसे मंदिर अंदर में चढ़ाते हैं तो 51 101 ऐसे, तो वो एक का सिक्का नहीं मिलता है। चलिए, मेरे लड़के ने भी 2 के लाके ढूंढ के दिए, इसी को एक दिन मिशन पे लगाऊंगी, चल पैसे ढूंढ घर में। चलिए, ऑक्सीजन वियोजन वक्र का मतलब क्या है बेटा? 2 वर्ड हैं, एक है आपका संयोजन, एक है आपका वियोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे बेटा हम। तो पिताजी सबके पैदा हो गए हैं घर में। एक बार तो बोलाएगा मम्मा, फिर बोलेगा मम्मा, 2 बार में अगर आंसर नहीं किया तो तीसरी बार में सीधा आएगा प्रिया सुनती नहीं हो। अरे भाई, ठीक है। इसमें बेटा हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन बताते हैं, मतलब कितना % हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है ऑक्सीजन के सांशिक दाब पर। ठीक है, तो ये वाला बेटा जो लाइन है, ये वाले एक्सिस पे हम दिखाते हैं ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरे एक्सिस पे बेटा हम दिखाते हैं आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतृप्त, हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत। कहाँ गया? हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ संतृप्त प्रतिशत, परसेंटेज। काम कर नहीं रहे हैं, काम बिगाड़ रहे हैं। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चैट को करूंगी ऑफ। अब यहां पर बेटा आपका ऑक्सीजन का आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm of Hg। ठीक है, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है 10 mmHg, 20 mmHg, 30 mmHg, ऐसे करते करते 100 mmHg तक हमने ले लिया। ऐसा देखने को मिलता है लगभग 25 mmHg।
ये हो गया आपका 25, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ज़्यादा पास नहीं हो गया, थोड़ा दूर करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है 10, 20, 30, 40, 50, 50। ऐसा देखने को मिलता है कि जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब 25 mm ऑफ Hg होता है, तब लगभग 50% हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन से जुड़ चुका होता है। 60, 70, 80, यहाँ पर आ जाएगा 75, है ना। लगभग 75% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 40। ठीक है, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 40, उस समय पर लगभग 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है। ठीक है, और लगभग 100 mm ऑफ Hg पर 100 mm ऑफ Hg पर आपका 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है। ठीक है, 100 mm ऑफ Hg पर लगभग 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है। अब मैंने ये 3 आपको पॉइंट्स बता दिए। लगभग 25 mm Hg, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब लगभग 25 के आसपास होता है, तब लगभग आपका 50% हीमोग्लोबिन, आपके आरबीसी में जितना भी हीमोग्लोबिन है उसका 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका होता है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 25 mm Hg। लगभग 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना चुका होता है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है लगभग 40 mm Hg। और 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका होता है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है लगभग 100 mm Hg। इसका मतलब क्या है कि शुरू में जुड़ने मतलब बहुत जल्दी जल्दी जुड़ता है, उसके बाद क्योंकि सेचुरेशन हो चुका है ना ज्यादातर, तो धीरे धीरे मतलब उसके बाद हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। समझे या नहीं? ये ग्राफ समझे या नहीं? हाँ, मैं आप ग्राफ बनाओगे? सानिया क्यों नहीं बनाऊंगी बेटा, बना तो दिया। मैं पानी पी लूं जब तक आप ये ग्राफ बनाइए बेटा। सिग्मा शेप नहीं होता बेटा, सिग्मोइड शेप होता है। यस, इट इज सिग्मोइड शेप्ड। डन, बना लिया। आगे बढ़े तो इस ग्राफ से बेटा हमें एक चीज समझ में आती है, और वो ये कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ता जाता है। ठीक है, और यही चीज तो बेटा हमने यहाँ देखी थी। हमने यहाँ लिखा है ना कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है? ये प्राथमिक रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। यही तो हमने यहाँ पर लिखा था, और यहाँ पर हमने देख भी लिया कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ रहा है वो हीमोग्लोबिन से भी जुड़ता जा रहा है। और इस तरीके के ग्राफ को बेटा हम सिग्मोइड शेप ग्राफ बोलते हैं। इसको हम सिग्माब आकार वक्र बोलते हैं, या
सिग्मॉइड शेप कर्व बोलते हैं। ठीक है, इससे एक चीज और पता लगती है कि अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 100 से ऊपर आप करोगे भी तो भी 100% हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, तो अब और ज्यादा हीमोग्लोबिन है ही नहीं। तो अब आप ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना भी बढ़ा लो, हीमोग्लोबिन 100% ऑक्यूपाई हो चुका है। अब ये ग्राफ और ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ के राइट और लेफ्ट में लिखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीजन वियोजन, एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीजन संयोजन। तो राइट में बेटा हम लिखेंगे, अगर आपके राइट में जगह नहीं है तो आप आगे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, राइट में इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन वियोजन, ऑक्सीजन वियोजन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन इसको हम बोलते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का मतलब हुआ बेटा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना। ठीक है, या आप बोल सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना। ठीक है, ऑक्सीजन वियोजन को आप बोल सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, HbO2 का टूटना, और टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बनाना। ये हुआ बेटा ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ठीक है, और ऐसा कब होता है बेटा, ऑक्सीजन वियोजन का मतलब होता है दाईं ओर विस्थापन। ठीक है, ये जो आपका कर्व है ये राइट शिफ्ट होगा, इसको हम बोल देंगे राइट शिफ्ट। ठीक है, ये दाईं ओर विस्थापित होगा। किस कंडीशन में दाईं ओर विस्थापित होगा, अगर अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ेगा मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी मतलब आपका जो रक्त है वो कैसा होगा, रक्त अम्लीय होगा। रक्त अम्लीय होगा मतलब पीएच कैसा होगा, पीएच आपका डाउन होगा। टेम्परेचर बेटा अगर बढ़ेगा और 2,3 BPG अगर बढ़ेगा, ये बेटा आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे जब आप पादपों में श्वसन पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है वहां पर एक प्रोडक्ट बनता है आपका 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, या आप इसको डाई फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल देते हैं। ठीक है ना, और ये बीपीजी डीपीजी ये भी बेटा आकर के हीमोग्लोबिन से आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, जिसकी वजह से बेटा आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाता। तो इन सभी कंडीशंस में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हट जाएगा, और अगर बेटा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हट रहा है मतलब ये कर्व आपका दाईं ओर विस्थापित होता है। दाईं ओर विस्थापित होना मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग होना। दाईं ओर विस्थापित होना मतलब हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना। दाईं ओर विस्थापन कब कब होगा, इन सब कंडीशंस में होगा यहाँ। और ये सारी कंडीशंस बेटा आपको कहाँ मिलती हैं, ये सारी कंडीशंस बेटा आपको मिलती हैं ऊतक के स्तर पर। कहाँ मिलती हैं बेटा ये आपको कंडीशंस, ऊतक के स्तर पर। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा है ना टिश्यूज में, ऊतक में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 45, ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हुआ ऊतक पे, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ा ऊतक के स्तर पर। तो उस कंडीशन में बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है, तभी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट के आपके ऊतक में चला जाता है। अब बदले में कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऊतक से निकल के कहाँ आ जाता है, रक्त में आ जाता है, और रक्त आपका वी ऑक्सीजनित बन जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं प्लीज। मैम 2,3 डीपीजी होगा बेटा, आप डीपीजी बोलो बीपीजी बोलो एक ही बात है। आप इसको डाईफॉस्फोग्लिसरेट बोल दो या आप इसको बिसफॉस्फोग्लिसरेट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, बोता सेम। समझ में आएगी नहीं, एक बार थम्स अप करना अगर समझ में आया तो प्लीज। डीपीजी बीपीजी बोथ आर सेम, इट कुड बी डाईफॉस्फोग्लिसरेट, इट कुड बी बिसफॉस्फोग्लिसरेट। हाँ जी, नीट का एग्जाम कब होगा, खुशी पूछ रही है। अगली साल 2026 में मई का पहला संडे 3 तारीख को पड़ेगा आई गेस। वॉइस प्रॉब्लम है एक बच्चा बोल रहे हैं, बाकियों को भी लग रहा है क्या? ज्यादातर बच्चे ये लिख रहे हैं, कुछ एक बच्चे ने ये लिखा,
इसका मतलब क्या है कि मैडम थोड़ा थोड़ा आ रहा है ऐसा। चलिए, अब इसका बाईं ओर विस्थापन क्या बताता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व का बाईं ओर विस्थापन, बाईं ओर विस्थापन का मतलब हुआ बेटा राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट। बाईं ओर विस्थापन का मतलब हुआ लेफ्ट शिफ्ट, और ये लेफ्ट शिफ्ट कब होगा बेटा? बाईं ओर विस्थापन इसका होगा ठीक है, बाईं ओर विस्थापन का मतलब हुआ ऑक्सीजन संयोजन होगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन वियोजन हो रहा था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो रहा था, यहां पर ऑक्सीजन संयोजन मतलब कि एसोसिएट होगा, यहां पर एसोसिएशन होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर के HbO2 बनाएगा। यहाँ पर HbO2 टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना रहा था। ये कहाँ हो रहा था बेटा? ऊतक के स्तर पर। और ये कहाँ होता है बेटा? ये होता है आपके कूपिका के स्तर पर। क्यों होता है बेटा कूपिका के स्तर पर? क्योंकि कूपिका के स्तर पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? जल्दी बता दो। 104 mm ऑफ Hg, हाँ या नहीं? कल ही पढ़ा था 104 mm ऑफ Hg आपका ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है कूपिका के स्तर पर। और इसी कूपिका के स्तर पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो होता है बेटा वो कितना होता है? मात्र 40 मैडम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम हुआ, ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ा। ठीक है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा बेटा तो हाइड्रोजन का आयन की सांद्रता भी कम होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी मतलब आपका रक्त कैसा हो रहा है बेटा? रक्त आपका क्षारीय हो रहा है, एल्कलाइन हो रहा है, और क्षारीय हो रहा है मतलब पीएच आपका बढ़ रहा है। साथ ही साथ बेटा अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, तो ऑक्सीजन और फेरस आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो टूटने लग जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। साथ ही साथ 2,3 DPG ये अगर कम होगा तो भी ये बाईं ओर विस्थापित होगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीजन संयोजन और ऑक्सीजन वियोजन, दोनों क्लियर है। और अगर ऑक्सीजन संयोजन होगा तो ये ग्राफ बेटा आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जल्दी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। यस मैम, ये तो केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, बताओ। केमिस्ट्री भी पढ़ा दी मैडम, मैथ्स भी पढ़ा दी, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें आने वाले समय में, चिंता ना करो। फ्रिक्शन पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, फ्रिक्शन तो पढ़ा चुकी हूँ, कल परसों ही पढ़ाया था। फुफ्फुस आवरणीय द्रव्य है ना, वासु की कार ला करके दिखाई थी कैसे वो चलती है, किस तरीके के सरफेस पे कैसे चलेगी। लिख लिया? एक और बार बता दूंगी नैन्सी, रुक जाओ, अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर से बताऊंगी ना, चिंता क्यों कर रहे हो। डन? चलिए मैम क्या करा देना, फिजिक्स का एक बच्चा कुछ तो बोला अभी, क्या बोला था? ये क्लियर है ना? मुझे एक चीज इसमें और बतानी थी, स्टार बना के लिखिएगा। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन जिसको हम फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन इसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, या इसको हम HbF लिखते हैं। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के केस में बेटा 2 अल्फा 2 गामा श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, हमारे केस में बेटा एडल्ट के केस में HbA, यानी कि हमारे केस में
2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, ये जो 2 अल्फा 2 गामा है, ये गामा बेटा ये 2 3 डीपीजी से नहीं जुड़ता, बीटा जुड़ता है, गामा नहीं जुड़ता, जिसकी वजह से बेटा, जिसकी वजह से जो भ्रूणीय हीमोग्लोबिन होता है, इस कंडीशन में भी बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, नो नॉट येट, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये बेटा बाईं ओर शिफ्ट होता है, ये बाईं ओर विस्थापित होता है, क्योंकि इसमें जो गामा चेन है वो ऑक्सीजन 2,3-DPG से नहीं जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो जल्दी जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से जल्दी जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये कर्व लेफ्ट ओर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, हमारे केस में बेटा ये भ्रूण मतलब जब माँ के गर्भ के अंदर होता है बच्चा, एडल्ट में तो बेटा 2 अल्फा 2 गामा होते हैं। मैम 2,3-DPG का पूरा नाम क्या है आयुषी? डीपीजी मतलब डाई फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए हम इसको डीपीजी बोलते हैं, या आप इसको बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसलिए आप इसको बीपीजी भी बोल देते हैं। ये पूरा ये अतिरिक्त ज्ञान है। ठीक है, आप बोल सकते हो ये ज्ञान के बादल थे जो फट गए, हम संभाल नहीं पाए बेटा, क्या करें, दीज वर ज्ञान के बादल फट गए। ठीक है, बह मत जाना प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं और फिर मैं इसको जो चीज अभी मैंने पढ़ाई है दोबारा से समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी क्या कहती है? हीमोग्लोबिन बेटा आरबीसी के अंदर उपस्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है, लौह युक्त, आयरन कंटेनिंग। ठीक है, फेरस इसमें प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल नहीं होता है भाई, रिवर्सिबल थोड़ा होता है, आप थोड़ा हिंदी माध्यम से जो आप यहाँ पे रिवर्सिबल लिख रहे हैं। उत्क्रमणीय तरीके से बेटा ऑक्सीजन बंधता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। ठीक है ना। आगे बेटा प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु, एक हीमोग्लोबिन अणु मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना प्राइमरीली किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर से संबंधित है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और ताप कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जुड़ने से रोक सकते हैं। ये अन्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, तापमान और बेटा आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को ऑक्सीजन के आंशिक दाब के सापेक्ष में अगर हम आलेखित करें तो हमें सिग्मोइड शेप का एक ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, इस वक्र को हम वियोजन वक्र या डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बंधन को प्रभावित करने वाले कारक कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, इन सब घटकों के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है ना। हमने देखा नॉर्मल ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा होता है, ठीक है, सिग्मोइड शेप होता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़े, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़े, आपका टेम्परेचर बढ़े, रक्त आपका एसिडिक हो जाए, अम्लीय हो जाए, इन सब कंडीशन में बेटा ये सारे कारक ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ने देंगे, या यूं कह दो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे, जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से देरी से जुड़ेगा और आपका जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होगा। इसको बेटा हम ऑक्सीजन वियोजन बोलते हैं। वियोजन मतलब अलग होना, टूटना। ठीक है, और दाईं ओर विस्थापन होता है, ऑक्सीजन वियोजन होता है। ऐसा आपको टिश्यू लेवल पर देखने को मिलता है, ऊतकों के स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूपिकाओं में अब आपके एल्विलाई के लेवल पे क्या होता है मैंने आपको बताया, जहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम है, हाइड्रोजन आयन भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सारे फैक्टर्स
अनुकूल हैं। मतलब ये सारे फैक्टर्स बेटा कूपिका के स्तर पर हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में। इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का संयोजन होना। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से संयोजन यानी कि जुड़ना कहाँ हो रहा है? कूपिका के स्तर पर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग कहाँ हो रहा है? ऊतक के स्तर पर, और उसको बेटा हम बोलेंगे ऑक्सीजन वियोजन। ठीक है ना? क्लियर हुआ या नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीजन संयोजन, ऑक्सीजन वियोजन। तो ऑक्सीजन संयोजन कहाँ होता है बेटा? ऑक्सीजन संयोजन होता है आपके कूपिका के स्तर पर। और ऑक्सीजन वियोजन कहाँ होता है बेटा? ऑक्सीजन वियोजन होता है आपके टिश्यू लेवल पर या ऊतकों के स्तर पर। ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ, जो कह रहे थे मैडम एक और बार समझा दो, अब समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एनसीईआरटी कहती है जबकि ऊतकों के स्तर पर निम्न O2, उच्च PCO2, हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्यादा, उच्च ताप, ये सब बेटा ऑक्सीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल है, जो अभी आपको बताया। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में बेटा ये अलग हो जाता है। 100 ml ऑक्सीजनित रक्त बेटा सामान्य शरीर प्रक्रियाओं के दौरान बेटा केवल 5 ml ऑक्सीजन ही ऊतकों को प्रदान करता है। ये सब कुछ बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन वियोजन। और डाउट्स देख लेती हूँ आप लोगों के, उसके बाद बेटा जो क्वेश्चंस लाई हूँ वो करवाऊंगी। रीसेंट डाउट्स देखूं? यस मैम क्लियर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओडीसी बताओ। ओडीसी क्या है भाई? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बता तो दिया। मैम समझ नहीं आया जुनैद, एक बार फिर से देख लो बेटा। मैं तीनों एक दिशा में ही कैसे समझेंगे कौन सा कौन ग्राफ है बेटा? हाय राम, ये बढ़िया चीज थी, ये बढ़िया था क्वेश्चन। चलो, बच्ची ने बोला है कि मैडम तीनों तो ग्राफ आपने एक जैसे बनाए हैं। ठीक है, आपने सारे ग्राफ एक जैसे बनाए हैं। ये भी ऐसा बनाया है, ये भी ऐसा बनाया है, और लाल वाला तो सामान्य है ही। ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलो, अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे। लाल वाला क्या है? सामान्य। ठीक है, नीला वाला कहाँ हो रहा है बेटा? ये आपका हो रहा है ऊतक स्तर पर। ठीक है, और पिंक कलर से जो मैंने बताया ये हो रहा है बेटा आपके कूपिका स्तर पर। ठीक है, बच्ची ने बोला कि मैडम तीनों तो एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि कौन सा वियोजन है, कौन सा संयोजन है, कौन सा सामान्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आया उस बच्ची का क्वेश्चन? मुझे थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझ में आ गया। बेटा ऑक्सीजन का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा ही होगा। ठीक है, जल्दी होगा, देर से होगा, पर होगा जरूर। इसीलिए ये तीनों ही ग्राफ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन जल्दी जुड़ेगा, फिर कम जुड़ेगा, फिर धीरे धीरे जुड़ेगा। इसलिए ग्राफ ये हमेशा सिग्मॉइड शेप ही रहेगा। बस नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ये जो लाल रंग से बनाया है बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपके ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है? 104। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन वियोजन वक्र ऐसा होगा जब 25 mm Hg ऑक्सीजन के आंशिक दाब पे 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। 40 mm Hg ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये आपका सामान्य है। लेकिन किस कंडीशन में बेटा? ये ऊतक के स्तर पर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, जहां पर पीएच बेटा थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ जाएगा। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है बेटा? ये सब कुछ हो रहा है आपके ऊतक के स्तर पर। और क्योंकि बेटा ऊतक के स्तर पर इस तरीके की कंडीशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पूरा छोड़ देगा। ऑक्सीजन अभी भी हीमोग्लोबिन से जुड़ा है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जुड़ा है जितनी मात्रा में पहले जुड़ा। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, लेकिन देरी से जुड़ेगा। इसीलिए बेटा ये ग्राफ राइट ओर शिफ्ट हो गया। रहेगा उसी शेप में, बस देरी से ऐसा ग्राफ बनेगा, या देरी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये राइट साइड शिफ्ट हो गया। समझ में आया बच्चा? और
ये कहाँ हो रहा है, ऊतक के स्तर पर। कूपिका के स्तर पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पीएच बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब यहाँ पर कम है, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा आ गया ना, सामान्य से ज्यादा आ गया, कहाँ पर, आपकी कूपिका के स्तर पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जल्दी जुड़ जाएगा। और ग्राफ का शेप वही रहेगा कि पहले जल्दी जल्दी जुड़ेगा, फिर धीरे, फिर और धीरे, लेकिन यहाँ पर सामान्य से भी जल्दी जुड़ जाएगा। तो जो पूरा का पूरा कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो शेप तीनों ही केस में सिग्मोइड रहेगा, बस कब जल्दी और कब देरी से जुड़ेगा, तो बस वो पूरा का पूरा कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा अगर देरी से जुड़ना होगा ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेगा। डन। चलिए और डाउट देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे आज, चलो। यस, ये ग्राफ बनाना है, बिल्कुल बनाना है, जो मैंने बनाया बस वही बनाना है बेटा, ये वाला नहीं बनाना है, ठीक है बेटा। आप बाहर जाओ, यहाँ पे नानी को मेरी आवाज आ रही है। चलिए मैम मेरी फर्स्ट क्लास है, सारी क्लास कहाँ मिलेंगी विकास? आपको यहीं बैच में मिलेंगी सारी क्लासेस। पीसीओडी क्या है अभी इसका मतलब नहीं है। मॉड्यूल का होमवर्क देती हो, मॉड्यूल कहाँ मिलेंगे? सानिया मॉड्यूल आपको पीडब्ल्यू ऐप स्टोर पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो प्लीज आप मॉड्यूल ले लो, और अगर आपके पास एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है, मॉड्यूल नहीं लोगे तो चल जाएगा। आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिससे आप कम से कम 4 से 5 बार तो क्वेश्चन लगाएं। मैं बार बार बोलती हूँ, फिर बोलती हूँ कि 4 बुक को एक बार लगाने से अच्छा है एक बुक को 4 बार लगा लो, ठीक है ना। चलिए मैम ग्राफ में लेफ्ट साइड राइट शिफ्ट के बता दो। अभी बताया कुलदीप। मैम कूपिका में तो लेफ्ट डायग्राम बनता है, हाँ तो कूपिका में लेफ्ट शिफ्ट, एक मिनट, कूपिका में हाँ लेफ्ट शिफ्ट हो गया ना, सही तो लिखा है मैंने, ठीक है। मैम 3D बताओ। मैम तीनों ग्राफ बनाना है, बिल्कुल बनाना है, अलग से बनाना है। थैंक यू सो मच, सोहेल खान बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है ठीक है ठीक है। फीटल ब्लड कर्व क्या होगा बेटा? फीटल के केस में लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर विस्थापन, बाईं ओर विस्थापन हमने सही बनाया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं आपके सामने, एक कथन एक कारण। कथन है आपका, अंतः श्वसन क्षमता में ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। क्रियाशील अवशिष्ट, ये आपका कारण है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता में अवशिष्ट आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इनसे संबंध सही विकल्प का चयन करें। हाँ जी कविता मुझे नहीं पता बेटा। मैम भ्रूणीय अवस्था में तीनों में से कौन सा होगा बेटा? पिंक कलर जो ऊपर सबसे मैंने ऊपर दिखा है, लेफ्ट शिफ्ट। हाँ जी चलिए, अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता यानी कि आईसी की बात हो रही है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है, ये होता है। तो ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन इसमें नहीं होता है, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन होता है। पहला गलत हो गया है ना, ए असत्य है, ठीक है। कारण है क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, यह क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी कि बात हो रही है एफआरसी में अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन यानी कि आरबी प्लस ईआरबी दोनों सम्मिलित होते हैं। ईआरबी प्लस आरबी इक्वल्स टू एफआरसी, ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण सही है, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। लेट्स चेक। डन। केप द फोन। केवल 33% बच्चों का सही है, सोमेश, संदीप एंड बाबू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा। फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? आई डोंट हैव, वेयर इज द फोन? ब्रिंग माय फोन, गो इन फर्स्ट। हाँ ब्रिंग द फोन इन हॉल। You cut the call? Is there Nani? Where is Nani?
मम्मा आप रख दो फोन। ठीक है मम्मा, हो गया। चलिए, डन। वासु स्टे अवे। चलिए, हाँ जी। फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है कितना? 104। ठीक है। रक्त के दाब के बराबर। तो रक्त में बेटा कौन सा है यहाँ पर? रक्त में दो तरीके का रक्त होता है आपका, वी ऑक्सीजनित होता है और ऑक्सीजनित होता है। ठीक है। वी ऑक्सीजनित में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है बेटा? 40। ऑक्सीजनित में कितना होता है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है आपका 95। तो बराबर तो नहीं होता है, किसी भी रक्त के बराबर नहीं होता है ना। रक्त में दाब से अधिक होता है, हाँ। वी ऑक्सीजनेट से भी ज्यादा होगा, ऑक्सीजनेट से भी 104 ज्यादा ही है। ठीक है। रक्त में दाब से कम नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के दाब से कम नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, लगभग 57% बच्चों का सही है, सुनील, संदीप एंड मनीष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बढ़िया क्वेश्चन। हाँ जी, ध्यान से पढ़िएगा। फेफड़ों में कूपिकाओं में निम्न में से कौन सी स्थितियां पाई जाती हैं? फेफड़ों के कूपिका में किस तरीके की स्थितियां पाई जाती हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी। कूपिका में किस तरीके की परिस्थितियां पाई जाती हैं? आई ऑलरेडी फिनिश्ड इट। नो, ठीक है सिपा। पोल नहीं आ रहा है जैन मलिक, भव्या का भी नहीं आ रहा है। हाँ जी। तो कूपिका में बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा नहीं होगा, ऑक्सीजन का कम नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। ठीक है। तो 125 125 आंसर हो जाएगा आपका डी। लेट्स चेक। केवल 39% बच्चों का सही है, सोमेश, निशांतन, आदर्श। बाकी तो यहाँ पंचायत में लगे रहते हैं, नहीं, उनको दोस्ती यारी करनी होती है यहाँ पर। कोई बात नहीं बेटा, क्यों एक साल अपना बर्बाद कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है। जाओ बीएससी कर लो, जब यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी कम से कम तो। क्वेश्चन, ऑक्सीजन की मात्रा जिससे जिसे कि 100 ml ऑक्सीकृत रक्त द्वारा ऊतकों में सामान्य क्रियात्मक परिस्थितियों में मुक्त किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। स्टे अवे फ्रॉम वायर। क्वेश्चन के पहले ही पोल आ रहा है, हाँ रानी? तो भी बेटा बहुत टाइम रहता है बेटा, इतना तो कर सकते हैं। You gave me ना, I don't want to give you. No, please. Keep your zipper on dining table first. Go and keep it on dining table. पोल प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ। चलिए, तो सामान्य परिस्थिति में 5 ml रक्त डिलीवर करता है, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, 61% का सही है लगभग, टीशा, मनीष एंड मोहित। ओवरऑल लीडर बोर्ड देखें तो हम जयश्री चौहान, राशि, शुभम, शिवम, दिशांक, युवराज, धनंजय, काजल एंड राकेश। नाइस। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जिसमें पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, उसके बाद हम श्वसन का नियमन देखेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, रॉन्ग टिक हो गया अंश बेटा, यही तो बात है ना, दुर्घटना से देर भली, टाइम ज्यादा लग जाए चलेगा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो आज हमने ऑक्सीजन का परिवहन पढ़ लिया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। होमवर्क में अगर हम बात करें तो बेटा
DPP 4 मिलेगी आज आप लोगों को। साथ ही साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मुझे बता दोगे जरा मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? मुझे आज मॉड्यूल निकालने ही पड़ जाएंगे। हाँ जी, तब तक आप मुझे अगर बता दो कि मॉड्यूल में, ये तो लक्षिका है, क्यों इतना भेज देते हैं? सिर्फ जूलॉजी नहीं भेज सकते हैं क्या ये लोग? अर्जुना ऑलरेडी आ चुका था। वासु स्टे अवे। यकीन में ये है जंतु विज्ञान। चलिए पहला ही है, रुको आज निकाल ही ले मॉड्यूल। 1 मिनट बेटा। जंतु विज्ञान मॉड्यूल 4 है ये मॉड्यूल, ये क्या है भाई? 1 मिनट बेटा, है ना, मैं मॉड्यूल निकाल रही हूँ। यकीन नीट, ये रसायन विज्ञान आ गया है, वनस्पति विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान आ गया। लो, जूलॉजी का ही नहीं आया है, बाकी सारे भेज दिए इन लोगों ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। भौतिक विज्ञान समाधान आ गया ये सबका। बेटा फिर इतना ही रहने देते हैं, जूलॉजी के मॉड्यूल्स ही नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूं बताओ। एक भेजा है जूलॉजी का, वो भी मॉड्यूल नंबर 4। ये इन्होंने क्या भेजे हैं? रसायन विज्ञान, रसायन, वनस्पति विज्ञान इज आपका बॉटनी, जंतु विज्ञान इज जूलॉजी। ये क्या है आपका? जो चाहे बेटा अभी वो क्लास लीव कर सकते हैं, बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर मॉड्यूल वनस्पति विज्ञान। ये मानव जनन है, अच्छा कि मॉड्यूल 3 आ गया। वासु लीव ना, ये मॉड्यूल 6 है। यकीन ये भौतिक विज्ञान है, ये भी भौतिक विज्ञान है। चलो भाई क्या कर सकते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 से बेटा कर लेना। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर बता दोगे तुम लोग? नहीं है, ठीक है, दिस इज इट। ये बताया था रियल टेस्ट बेटा पहला ऑफलाइन आप लोगों का 21 अगस्त को है, ठीक है, सॉरी 21 अगस्त को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं। एग्जाम कब है आपका? 31 अगस्त को, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन कर लो जल्दी से, जिस किसी ने नहीं किया है। बार बार कहती हूँ, फिर कह रही हूँ, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना आपके लिए अच्छा है। बाकी टेस्ट जितना ज़्यादा दें उतना अच्छा है। मिलेंगे बेटा मंडे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तुझे